सरोजिनी नायडू, भारत की नाइटिंगेल, मासूमियत का सच्चा सिंबल। एक औरत जिसने इतिहास रचा और हमें उम्मीद दी। सरोजिनी नायडू एक फेमस पोएट थी जिसने लोगों के लिए कई कविताएं और लेख लिखे। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान वो औरतों में एक इम्पॉर्टेंट फिगर थी जिसने सिविल राइट्स और औरतों की आज़ादी के लिए, खासकर उनकी एजुकेशन के लिए लगातार काम किया। सरोजिनी के एंटी इंपेरियलिस्टिक आइडियाज़ रिमार्केबल थे और वो सुधार के लिए हमेशा तैयार रहती थी। वो एक टिपिकल इंडियन वुमेन थी जो स्टीरियोटाइप्स से बंधी हुई थी, लेकिन ये सब भी उनके एस्पिरेशंस और कॉन्फिडेंस को कम नहीं कर सका। वो एक ऐसी औरत थी जिसकी ताकत उनके शब्दों में थी, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ बहुत कोमल थी। वो सच में भारत की नाइटिंगेल थी। उनकी पोएम गिफ्ट ऑफ इंडिया देश के लिए उनके प्यार और गर्व को बताती है। Gathered like pearls in the alien graves, silent they sleep by the Persian waves, scattered like shells on Egyptian sands, they lie with pale brows and brave broken hands. They are strewn like blossoms mown down by chance on the blood-brown meadows of Flanders and France. Formative years. सरोजिनी चट्टोपाध्याय का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और वरदा सुंदरी देवी के घर हुआ। उनके पेरेंट्स का घर बंगाल के ढाका में बिक्रमपुर के ब्राह्मण गांव में था। उनके पिता एक बंगाली ब्राह्मण और हैदराबाद कॉलेज के हेडमास्टर थे, जो बाद में निसुम कॉलेज बन गया। उन्होंने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से साइंस में पीएचडी की थी। उनकी माँ बंगाली में कविताएं लिखती थी। सरोजिनी 8 भाई बहनों की फैमिली में सबसे बड़ी थी। उनके भाई वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय एक क्रांतिकारी थे और एक और भाई हरेंद्रनाथ एक कवि, नाटककार और एक्टर थे। हैदराबाद में उनकी फैमिली की काफी वैल्यू थी। सरोजिनी की क्रिएटिविटी को एनकरेज किया गया और वो अपने पेरेंट्स के पास आने वाले कई इंटेलेक्चुअल्स से मिली। नायडू ने 12 साल की उम्र में कॉलेज के लिए क्वालिफाई करने के लिए 1891 में मैट्रिक एग्जाम में टॉप किया। 1895 से 1898 तक नायडू ने इंग्लैंड में किंग्स कॉलेज में पढ़ाई की और फिर HEH के चैरिटेबल ट्रस्ट फंड की स्कॉलरशिप पर गिरटन कॉलेज कैम्ब्रिज चली गईं। इंग्लैंड में वो एस्थेटिक और डेकेडेंट ट्रेड्स के आर्टिस्ट से मिली। नायडू ने यूरोप में ब्रीफली ट्रैवल भी किया। मैरिड लाइफ। 1898 में सरोजिनी हैदराबाद लौट आए। उसी साल उन्होंने फिजिशियन गोविंद राजुलू नायडू से इंटरकास्ट मैरिज की, जिन्हें अनकन्वेंशनल और स्कैंडलस माना जाता था। हालांकि दोनों परिवारों ने एक लंबी और हार्मोनियस मैरिज को अप्रूव किया। उनके 4 बच्चे थे। करियर। पावर ऑफ स्पीच। 1904 से सरोजिनी तेजी से एक पॉपुलर स्पीकर बन गई, जो एक्टिवली इंडियन इंडिपेंडेंस और वुमेन राइट्स के साथ वुमेन एजुकेशन को प्रमोट कर रही थी। 1906 में सरोजिनी ने कोलकाता में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस को स्पीच दिया। फ्लड रिलीफ में सोशल वर्क के लिए सरोजिनी को 1911 में केसर-ए-हिंद मेडल मिला, जो उन्होंने अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिया। 1909 में वो मुथुलक्ष्मी रेड्डी से मिली और 1914 में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। इन 2 लोगों को सरोजिनी अपने पॉलिटिकल एक्शंस का क्रेडिट देती हैं। 1917 में रेड्डी के साथ सरोजिनी वुमेन इंडियन एसोसिएशन की फाउंडर बनी। बाद में उसी साल नायडू अपनी कोलीग एनी बेसेंट
जो होम रूल लीग और वुमेन इंडियन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी, के साथ यूनाइटेड किंगडम के लंदन में जॉइंट इलेक्टेड कमेटी के सामने यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स को प्रमोट किया। सरोजिनी ने मद्रास प्रोविंशियल स्पेशल काउंसिल में लखनऊ पैक्ट को भी स्पॉट किया, जो ब्रिटिश पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए जॉइंट हिंदू मुस्लिम डिमांड थी। एक पब्लिक स्पीकर के रूप में नायडू की स्पीचेस अपनी पर्सनालिटी और अपनी कविताओं के इंक्लूजन के लिए जानी जाती थी। ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के खिलाफ नॉन वायलेंट स्ट्रगल। 1917 के बाद सरोजिनी गांधी के सत्याग्रह मूवमेंट में शामिल हो गई, जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस था। 1919 में ब्रिटिश रूल से आज़ादी के लिए अपने एफर्ट्स को जारी रखते हुए नायडू ऑल इंडिया होम रूल लीग के हिस्से के रूप में लंदन गई। अगले साल सरोजिनी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। 1925 में नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनने वाली पहली महिला थी। नायडू 1929 में ईस्ट अफ्रीकन और इंडियन कांग्रेस के सेशन की प्रेसिडेंट भी थी। 1950 में सरोजिनी और दूसरी फीमेल वर्कर्स नमक मार्च में शामिल हुई। कांग्रेस के दूसरे लीडर्स के साथ सरोजिनी नायडू को भी अरेस्ट किया गया। 1931 में नायडू और कांग्रेस पार्टी के दूसरे लीडर्स ने वाइसरॉय लॉर्ड की अगुवाई में गांधी इरविन पैक्ट के चलते सेकेंड गोलमेज में भाग लिया। नायडू को 1932 में अंग्रेजों ने कैद कर लिया। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेशन के कारण अंग्रेजों ने फिर से सरोजिनी को कैद कर लिया। 1928 स्पीच ग्रीटिंग अमेरिकन्स। 1928 में जब सरोजिनी अमेरिका गई तो अपने पावरफुल वर्ड से उन्हें ग्रीट किया। मैं कई हजार मील दूर से इस दुनिया की सबसे यंगेस्ट कंट्री में आपके पास एक एंशिएंट कंट्री के एम्बेसडर के रूप में आई हूँ। ये आपके लिए एक सरप्राइज हो सकता है कि जिस देश के बारे में आपको ये बताया गया कि वो एक कंजर्वेटिव कंट्री है, उसने अपना रिप्रेजेंटेटिव और एम्बेसडर बनाकर एक महिला को भेजा है। लेकिन अगर आप इंडियन सिविलाइजेशन की पूरी हिस्ट्री को पढ़ें तो आपको ये एहसास होगा कि महिलाएं इस कल्चर की, इसकी इंस्पिरेशन की और पीस की सभी एम्बेसीज की एक्सेस रही हैं। आजादी के बाद 1947 में भारत को ब्रिटिश रूल से आजादी मिलने के बाद नायडू को यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश का गवर्नर अपॉइंट किया गया। वो भारत की फर्स्ट फीमेल गवर्नर बनी। वो मार्च 1949 में अपनी मौत तक इस पोस्ट पर रही। एक डिस्टिंग्विश्ड पोएट के रूप में नायडू ने 12 साल की उम्र में लिखना शुरू किया था। नायडू की कविताएं इंग्लिश में हैं और ब्रिटिश रोमांटिसिज्म की ट्रेडिशन में इसने लिरिकल पोएट्री का रूप ले लिया। उनकी कविताओं का पहला कलेक्शन 1905 में लंदन में द गोल्डन थ्रेशोल्ड टाइटल से पब्लिश हुआ। उनका दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट कलेक्शन द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में पब्लिश हुआ। उनकी पोएम्स की लास्ट बुक जो उनकी लाइफ में पब्लिश हुई वो थी द ब्रोकन विंग 1927, जो मोहम्मद अली जिन्ना को डेडिकेटेड थी। इसमें द गिफ्ट ऑफ इंडिया पोएम है, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर के इंडियन मदर्स के साथ किए गए एक्सप्लॉयटेशन को क्रिटिसाइज किया गया है, और अवेक, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने यूनिफाइड इंडियन एक्शन की मांग की 1957 की स्पीच शामिल है। मौत। सरोजिनी नायडू की हेल्थ लगातार बिगड़ रही थी। खांसी का दौरा आने के बाद गिरने से उनकी मौत हुई। उनका अंतिम संस्कार गोमती नदी पर किया गया। 2 मार्च 1949 को लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस में कार्डियक अरेस्ट के कारण नायडू की मौत हुई। महात्मा गांधी के साथ रिलेशनशिप। महात्मा गांधी से सरोजिनी की पहली मुलाकात 1914 में लंदन में द ग्रेट यूरोपियन वॉर की शाम को हुई थी। गांधी साउथ अफ्रीका में जीत के तुरंत बाद वहां पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पैसिव रेजिस्टेंस के प्रिंसिपल को इनिशिएट किया और अपने देश के लोगों के लिए, जो वहां कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे, जीत हासिल की। गांधी जी और सरोजिनी नायडू के बीच एक आइडियल गुरु शिष्य का रिलेशन था,
जिसमें गुरु अपनी शिष्या का बहुत ज्यादा ध्यान रखता था और शिष्या के लिए अपने गुरु से बढ़कर कोई नहीं था। बिल्कुल सेल्फलेस और ट्रांसपेरेंट, उन दोनों के पास ही विट और विजडम थे। सरोजिनी नायडू गौतम बुद्ध की तरह गांधी इन्फिनिट कंपैशन के लॉर्ड थे। उन्होंने अपनी डेली लाइफ में माउंटेन ऑफ ऑलिव से क्राइस्ट सरमन के उपदेश का एग्जाम्पल दिया। परसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों से ही उन्हें प्रॉफिट मोहम्मद के डॉक्यूमेंट्री, ब्रदरहुड और सभी की इक्वालिटी के मैसेज की सुंदरता का रियलाइजेशन हुआ। लेगेसी। नायडू को भारत की लीडिंग फेमिनिस्ट में से एक माना जाता है। इंडियन हिस्ट्री में औरतों की पावरफुल वॉइस को पहचान देने के लिए नायडू के जन्मदिन 13 फरवरी को वुमेन्स डे मनाया जाता है। एज अ पोएट, नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। नायडू को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक ऑफ कैंपस एनेक्स गोल्डन थ्रेशोल्ड में याद किया जाता है। ये बिल्डिंग नायडू के पिता और हैदराबाद कॉलेज के पहले प्रिंसिपल अघोरनाथ चट्टोपाध्याय का घर था। एस्टेरॉयड 5647 सरोजिनी नायडू को एलेनोर हेलन ने 1990 में पालोमर ऑब्जर्वेटरी में, जिसका नाम नायडू के नाम पर रखा गया। 2014 में गूगल इंडिया ने गूगल डूडल के साथ नायडू की 135वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई। इसके फेमस कोट्स में शामिल है, एक देश की महानता उसके प्यार और सैक्रिफाइस के अनडाइंग आइडियल्स में है, जो मदर्स ऑफ द रेस को इंस्पायर करता है। हमें डीपर सिंसेरिटी ऑफ मोटिव चाहिए, अपनी स्पीच में ग्रेटर करेज और एक्शंस में ईमानदारी चाहिए। निष्कर्ष, मेलोडी और मासूमियत की पैरोकार सरोजिनी नायडू एक कॉस्मोपॉलिटन महिला थी, जिसे खुद पर और अपने वर्ड्स और आइडियाज पर भरोसा था। नायडू ने अपने राइटिंग में अपने सपने और चैलेंजेस एक्सप्रेस किए। वो एक ऐसी महिला थी जिसमें अपने आइडियाज और ओपिनियन को सामने लाने का टैलेंट था। एक ग्रेट पोएट जिसके दिमाग में हमेशा शब्द भरे रहते थे। इंडिया की इस यंग डॉटर ने इमेजिनेशन, विजन और अंडरस्टैंडिंग की खोज में दिल से एक डीप रिक्वेस्ट की। ट्रेडिशनल इंग्लिश पोएट्री स्टाइल को फॉलो करते हुए नायडू में अपनी अलग स्टाइल बनाई। वो ना सिर्फ एक डीप पोएट थी, बल्कि ब्रिटिश एम्पायर से देश को आज़ाद कराने के लिए एक एक्टिविस्ट के रूप में भी लगातार काम करती रहीं। सिविल राइट्स, वुमेन एमेंसिपेशन और एंटी इंपेरियलिज्म की पैरोकार नायडू डेफिनेटली उन लाखों महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कोशिश कर रही हैं और सोसाइटी पर एक छाप छोड़ रही हैं।